हाय फ्रेंड, जैसे कि हम लोग अभी सेल पढ़ रहे थे तो सेल में हम लोग सबसे पहले जो है सेल के आवरण के बारे में समझा कि सेल इन्वेलप किस तरह के बने हुए थे। उसके बाद हम लोग प्रोटोप्लाज्म को समझेंगे। प्रोटोप्लाज्म के बाद आ जाता है हम लोगों का प्रोटोप्लाज्म को भी दो भागों में बांटा गया है, एक साइटोप्लाज्म और दूसरा न्यूक्लियस। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास में ही सबसे फर्स्ट वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि कोशिका द्रव्य किसे बोलेंगे, केंद्रक किसे बोलेंगे, जीव द्रव्य किसे बोलेंगे। तो जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म को बोला जाता है, जिसमें कंबाइंड रूप से हम लोग कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म और केंद्रक न्यूक्लियस दोनों को पढ़ते हैं। और सिर्फ यदि कोशिका द्रव्य आपको पूछा गया है तो ये हमारा साइटोप्लाज्म हो जाता है। साइटोप्लाज्म में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई ये सेल है, तो सेल के अंदर जैसे ये न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस को हमको छोड़ देना है। न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन जो इनके बाहर का झिल्ली पाया जाता है, वहाँ से लेके आपको कोशिका झिल्ली दोनों के बीच के जो पार्ट रहते हैं, इसी को हम लोग जो होते हैं कोशिका द्रव्य के नाम से जानेंगे। तो प्रॉपर यदि हम देखें तो कोशिका आवरण तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि कोशिका भित्ति किसे बोलेंगे, सेल वॉल, ये भी हम लोगों ने समझ लिया है। उसके बाद ग्लाइकोकैलिक्स किसको बोलेंगे, ये भी हम लोगों ने समझ लिया है। कोशिका कला मेम्ब्रेन किसको बोलेंगे, ये भी हम लोगों ने समझ लिया है। आज हम लोग आगे के टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम कोशिका द्रव्य को आपको समझाएंगे कि जो कोशिका द्रव्य होते हैं इनको दो पार्ट में बांटा गया है। दो पार्ट में क्या क्या पार्ट है, तो सबसे पहला आ जाता है आपको साइटोसोल और दूसरा आ जाता है आपको ट्रेफोप्लाज्म। ट्रेफोप्लाज्म को हमको काफ़ी डिटेल से पढ़ना है। ट्रेफोप्लाज्म उसको बोलेंगे जिसके अंदर कुछ ना कुछ अंगक ऑर्गेनिल्स पाए जाते हैं, जिसे कोशिकांग बोलते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, डीएनए। तो कुछ भी यदि पाए जा रहे हैं सेल के अंदर में तो उस सारे को हम लोग अंगक बोलेंगे। और जो साइटोसोल होते हैं, साइटोसोल को ही हम लोग हेलोप्लाज्म के नाम से जानते हैं, या इसी को हम लोग साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स के नाम से भी जानते हैं। एक लिक्विड फॉर्म होते हैं, लिक्विड फॉर्म में कुछ नहीं पाया जाता है, इसका यूज भी ज़्यादा नहीं है, इसके कारण इसको हम नहीं पढ़ते हैं। सिर्फ एक जानकारी के लिए हम लोग रखते हैं कि जो मतलब कोशिका द्रव्य है साइटोप्लाज्म, इनको दो भागों में बांटा गया है, एक साइटोसोल और दूसरा आपको ट्रेफोप्लाज्म। तो ट्रेफोप्लाज्म को हमको पढ़ना है। ट्रेफोप्लाज्म को दो पार्ट में बांटा गया है, एक कोशिकांग और दूसरा जो है आपका अंतर्बृष्ट पिंड। तो अंतर्बृष्ट पिंड की यदि बात करें तो अंतर्बृष्ट पिंड किसको बोलेंगे, जो कि आपको उत्सर्जन एक्सक्रेशन हो जाता है या फूड को संचित, भोज्य पदार्थ को संचित रखते हैं, उसमें मदद करते हैं, जिसे हम अंतर्बृष्ट पिंड के नाम से जानेंगे। और कोशिकांग की यदि बात करें तो कोशिकांग को तीन भागों में बांटा गया है, एक दोहरी कला, एकल कला, कला रहित, यानी डबल मेम्ब्रेनस, सिंगल मेम्ब्रेन के बने हुए, और वैसे कुछ ऑर्गेनिल्स अंगक जिसमें कि कोई भी कला, ऊपर से कोई भी मेम्ब्रेन झिल्ली पाया ही नहीं जाता है। तो दोहरी कला वाले में दो ही आपको याद रखना है, एक में लवक को पढ़ेंगे हम लोग जिसे प्लास्टिड बोलते हैं, और दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया। तो दोनों आपको याद रखना है, लवक और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों जो होते हैं दोहरी कला से। तो ये इस लाइन यहाँ से भी यदि हम याद रखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन बन के आपको एराइज हो जाते हैं कि नीट में पूछा जाता है कि दोहरी कला वाले झिल्ली निम्न में से किस पे पाया जाता है, तो आपको बताना है लवक, प्लास्टिड या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। एकल कला की बात करें तो जिसमें कि सिंपल यूनी मेम्ब्रेन पाए जाते हैं, उसमें आपका ईआर यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है ईआर को। उसके बाद गोल्गी काय आ जाते हैं, आपको गोल्गी काय के बारे में बताया जाता है, लाइसोसोम आ जाते हैं। तो ये सारे के सारे अंगक हैं, बहुत सारे अंगक होते हैं, सबको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे कि सिंगल सेल किस में पाए जाते हैं, डबल सेल किस में पाए जाते हैं। और जैसे राइबोसोम, आरएनए, ये सब क्या रहते हैं, माइक्रोट्यूब वगैरह, बिना मतलब कोई मेम्ब्रेन ही ऊपर से नहीं पाया जाता है। तो ये तीन पार्ट में अंगक को बांटा गया है। तो हम एक एक अंगक को अब डिटेल से पढ़ेंगे। और सबसे पहले अंगक हम शुरू करते हैं आपको कहाँ से, तो ये हम पढ़ेंगे कि दोहरी कला यानी डबल मेम्ब्रेन वाले कौन कौन से अंगक होते हैं। तो सबसे पहला आ जाता है प्लास्टिड। लवक की यदि बात करें तो ये दोहरी कला युक्त होते हैं, और दोहरी कला युक्त हैं तो ये किस में पाए जाएंगे, तो ये यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। और इनमें यदि देखें तो लवक तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के में कौन कौन लवक हैं, तो तीन प्रकार में आपके हो जाएंगे। सबसे पहला जिसे हम अवर्णी लवक, वर्णी लवक, हरित लवक। अवर्णी लवक की बात करें तो इसे ल्यूकोप्लास्ट बोला जाता है। वर्णी लवक क्रोमोप्लास्ट,
हरित लवक को क्लोरोप्लास्ट बोला जाता है। तो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों नाम याद रखना है और लिख के याद रखेंगे हम, ताकि आप बार बार जितना बार लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा दो फायदा होगा। एक तो आपको लिखने के लिए आ जाएगा, दूसरा आपको सारा नाम भी याद हो जाएगा। कि अवर्णी लवक की यदि बात करें तो ल्यूकोप्लास्ट यानी अवर्णी, वर्णी मतलब क्या होता है, रंग को बताता है कि वर्ण उसका कैसा है, काला है, वर्ण उसका गोरा है। तो वर्ण कलर के लिए हम लोग डिनोट करते हैं। तो अवर्णी यानी उसमें कोई रंग ही नहीं है। वो कैसे होते हैं, तो रंगहीन होते हैं। तो रंगहीन हो जाएंगे कौन, आपके ल्यूकोप्लास्ट। वर्णी लवक यानी कलर पाया जाता है, तो कलर में भी क्या है, हरे रंग को छोड़कर बाकी जो भी रंग आ जाए, काला, लाल, पीला, बैंगनी, जो भी रंग आ जाए सभी के सभी क्या कहलाएंगे, ये वर्णी लवक कहलाएंगे। और हरित लवक की बात करें तो ये क्या होते हैं, हरे रंग के होते हैं। तो हरित लवक नाम से ही क्लियर है कि हरा रंग होगा, जिसे कि हम क्लोरोप्लास्ट के नाम से जानेंगे। तो क्लोरोप्लास्ट आपको श्योर याद रखना है। आगे देखिए, इसमें आ जाता है आपका कि लवक जो होते हैं सिर्फ पौधों में पाया जाता है। तो मोस्ट वीवीआई आपको ये भी याद रखना है कि लवक सिर्फ और सिर्फ किस में उपस्थित रहेगा, कि ये जंतु में, सॉरी, पौधों में उपस्थित रहेंगे। जंतु में यदि बात करें तो जंतु में सिर्फ और सिर्फ एक जंतु है यूग्लिना, जिसमें लवक पाए जाते हैं। तो यूग्लिना बोथ कैरेक्टर प्रेजेंट करते हैं कि जब ये सूर्य के प्रकाश में रहते हैं तो ये ऑटोट्रॉपिक यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, और जब सूर्य का प्रकाश अनुपस्थित हो जाते हैं तो ये आपको हेट्रोट्रॉपिक नेचर को बताते हैं, विषमपोषी। तो ऐसे कंडीशन में यदि हम देखें तो यूग्लिना जंतु सिर्फ एक जंतु है, अपवाद है, जिसमें कि ये लवक पाए जाते हैं। बाकी किसी भी जंतु में लवक उपस्थित नहीं होते हैं। परंतु यदि देखें तो लवक सिर्फ और सिर्फ किस में पाए जाएंगे, पौधों में पाए जाएंगे। आगे यदि देखिए तो अवर्णी लवक को हमको समझना है। अवर्णी लवक किसे बोलेंगे, अवर्णी लवक सिंपल रंगहीन होते हैं, ये तो हम पढ़ ही लिए हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं, भूमिगत तना, जड़ आदि में पाए जाते हैं। तो भूमिगत तना किसको बोलेंगे, ऐसे तना में भी हम पढ़ सकते हैं कि तना में भी यदि देखें तो जो धूप से वंचित स्थान है वहां पर क्या पाए जाएंगे, वहां आपके अवर्णी लवक पाए जाते हैं। जहां धूप नहीं लगता है, सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचे, वैसे कंडीशन में वो सारे के सारे अवर्णी होते हैं। जैसे हम वृक्षों के तना को भी यदि देखें तो उनके ऊपर से बार्क, छिलका को यदि हटाए तो अंदर के स्टेम आपको कैसे दिखेंगे, तो वो वाइट दिखते हैं। जड़ की बात करें तो जड़ भी कैसे दिखते हैं, वाइट दिखते हैं। सिंपल भूमिगत तना में हम उदाहरण आलू को भी ले सकते हैं। आलू क्या है, एक भूमिगत तना है। तो आलू का रंग कैसा होता है, उजला होता है। तथा ये भोजन संग्रह का भी कार्य करते हैं। यानी भोजन संग्रह का कार्य मतलब ये हुआ कि आलू का यदि साइज बढ़ता है तो भोजन संग्रह करता है वो अपने अंदर, तो उसमें भोजन संग्रह का भी ये कार्य करते हैं। दूसरा देखिए तो अवर्णी लवक को क्या किया गया है, अब 3 भागों में बांट दिया गया है। तो ये भी याद रखना है, अवर्णी लवक के कितने पार्ट, 3 भाग। तीनों से सवाल आते हैं। पहला हो जाता है आपको प्रोटीनोप्लास्ट, या इसी को एल्यूरोप्लास्ट के नाम से हम लोग जानते हैं, प्रोटीनोप्लास्ट या एल्यूरोप्लास्ट। तो प्रोटीनोप्लास्ट नाम से ही क्लियर है कि ये प्रोटीन का संग्रह करने वाला होते हैं। कि प्रोटीन का संग्रह करने वाला लवक किसको बोलेंगे, तो ये प्रोटीनोप्लास्ट हो जाएंगे, जिसे कि एल्यूरोप्लास्ट बोलेंगे। ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये बीज में पाए जाते हैं। बीज में यदि हम बात करें तो पूछा भी जाता है सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन किस में पाया जाता है, आपको याद रखना है सोयाबीन में सबसे अधिक मात्रा में 70% तक इसमें प्रोटीन पाए जाते हैं। सोयाबीन के बाद मूंगफली आते हैं, मूंगफली के बाद दाल आता है। तो ये घटते क्रम में है कि सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन सोयाबीन में, सोयाबीन से कम मात्रा में प्रोटीन मूंगफली में, मूंगफली से कम मात्रा में प्रोटीन दाल में आ जाते हैं। तो जितने भी प्रोटीन को कैरी करते हैं लगभग बीज ही करते हैं। तो उसमें आपको याद रखना है कि बीज में क्या हो जाएंगे, प्रोटीनोप्लास्ट या एल्यूरोप्लास्ट के नाम से हम लोग जानेंगे। उसके बाद एमाइलोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट की यदि बात करें तो एमाइलोप्लास्ट क्या करते हैं, स्टार्च इंग्लिश वर्ड है, हिंदी इसका होता है मड, मड का संग्रह करते हैं, जो कि आलू के प्रकंद में पाया जाता है। तो सिंपल आलू ले लीजिए या शकरकंद ले लीजिए, शकरकंद भी देखें अंदर वाइट वाइट पाया जाता है। तो जो भी अपने अंदर खुद फूड मटेरियल को स्टोर करते हैं, संचय पदार्थ जो होते हैं, भोज्य संचय पदार्थ को जमा करके अपना साइज को ग्रो करते हैं। आलू में भी देखिएगा डायबिटीज पेशेंट वाले को मना किया जाता है, जिसको अधिक चर्बी हो जाते हैं, चर्बी वाले आदमी को भी आलू मना किया जाता है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट स्टार्च पाया जाता है। और स्टार्च का पाचन शुरू कहाँ से होता है, तो हमारे माउथ से, क्योंकि माउथ में लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, जो कि हमारे माउथ के अंदर क्या करते हैं, ये डाइजेस्ट करते हैं फूड को।
स्टार्च को डाइजेस्ट करते हैं। तो आलू के प्रकंद में क्या पाए जाएंगे, तो मड या स्टार्च पाया जाता है। और ये स्टार्च को संग्रह करने का कौन सा अवर्णी लवक काम करते हैं, तो एमाइलोप्लास्ट। फिर आ जाता है सबसे लास्ट टाइप थर्ड, जिसको हम बोल सकते हैं इलायोप्लास्ट। इलायोप्लास्ट की बात करें तो इलायोप्लास्ट वसा व तेल का संग्रह करते हैं। तो वसा और तेल का संग्रह करने वाले लवक में देखिए बीज ही आते हैं जिससे तेल निकाला जाता है, जैसे सरसों का तेल तैयार करते हैं, मस्टर्ड ऑयल। उसके बाद अलसी दाल होते हैं, मतलब इससे अलसी का भी तेल निकाला जाता है। तो ये सारे हो जाते हैं आपको इलायोप्लास्ट के नाम से हम लोग जानेंगे। तो ये 3 टाइप के अवर्णी लवक हैं। सबसे पहला प्रोटीनोप्लास्ट, जिसे एल्यूडोप्लास्ट के नाम से जानेंगे, इमाइलोप्लास्ट जिसमें स्टार्च और मड को संग्रह करते हैं, और फिर हो जाएगा कि एमाइलोप्लास्ट इलायोप्लास्ट, दोनों आपको याद रखना है। इमाइलोप्लास्ट ये स्टार्च को मतलब अपने अंदर स्टोर करके रखेगा। उसके बाद इलायोप्लास्ट की बात करें तो ये तेल वगैरह वसा सबको संचित करके रखता है। आगे देखिए इससे भी सवाल नीट में बना हुआ है कि जो सूर्य के प्रकाश में उपस्थित रहते हैं यह हरित लवण को उपस्थित करते हैं, और जो सूर्य के प्रकाश में अनुपस्थित रहते हैं वो अवर्णी लवक को मतलब भांति कार्य करते हैं। जैसे आलू का उदाहरण दिया गया है, आलू का हरा होना। यदि आलू को आप मिट्टी के ऊपर देखिएगा आ गया है तो उसमें क्या होता है कि मिट्टी के ऊपर में हरा रंग बन जाता है आलू में कभी कभी। तो वो हरा होने लगते हैं किसकी वजह से, तो सूर्य के रोशनी में उपस्थित होने के कारण उसमें हरित लवक आ जाते हैं। और यदि वो सूर्य की रोशनी से वंचित रहते हैं तो वैसे कंडीशन में वहाँ क्या रहते हैं, अवर्णी लवक होते हैं। बहुत पत्तियों को, बहुत तने को भी यदि आप सूर्य के प्रकाश से वंचित कर दें, मतलब किसी पॉलीथीन में बांध के रख दें या मिट्टी के अंदर दबा दें, देखिएगा वो उजला होना शुरू हो जाता है, यानी वो अवर्णी लवक बनने लगते हैं सूर्य के प्रकाश की कमी के कारण। और यदि वही सूर्य के प्रकाश में आ जाते हैं तो वो हरित लवण की भांति जो होते हैं ना काम करने लगते हैं। तो इसको भी आपको याद रखना है, छोटा प्रैक्टिकली इसको समझना है। प्रैक्टिकली आप देख के भी इन चीज़ों को आप सीख सकते हैं। फिर आ जाता है हमारा वर्णी लवक। वर्णी लवक की यदि बात करें तो इसे क्रोमोप्लास्ट के नाम से जाना जाता है। तो इसमें आपको क्या याद रखना है, हरे रंग को छोड़कर समस्त रंगीन लवक जो होते हैं वर्णी लवक कहलाते हैं। यानी क्रोमो वर्ड ही है कलर से, क्रोमोफोर कलर को बताता है। तो जैसे पुष्पों का, फूलों का, बीजों का, सभी का रंग क्या कहलाएगा, ये वर्णी लवक कहलाते हैं। तो वर्णी लवक का एक लिस्ट ही आता है आपको, वो लिस्ट भी हम आपको आगे की सीरीज में बताएंगे कि किसमें कौन सा, जैसे पूछा जाता है इस तरह से टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण होते हैं। उसके बाद आगे सबका अलग अलग पिगमेंट पूछा जाता है कि किस पिगमेंट के कारण कौन सा कहाँ वर्णक पाए जाते हैं, उसका रंग। दूध का पीला रंग केसिन के कारण होते हैं, भैंस के दूध का उजला रंग कैरोटीन के कारण होते हैं। तो हर में पिगमेंट आ जाता है, जितने भी वर्णक होते हैं उसमें एक मतलब जो पिगमेंट बोल सकते हैं हम, वर्णक बोल सकते हैं, तो वर्णक के भांति वो काम करते हैं। और सब अलग अलग वर्णक के कारण अलग अलग तरह के रंग देते हैं। यहाँ तक कि मनुष्य के शरीर में भी पूछा जाता है कि जिस इंसान का रंग गोरा रहता है उसमें क्या रहते हैं कि मेलानिन पिगमेंट की संख्या कम होती है, और जिसमें मेलानिन का संख्या अधिक रहता है उसका स्किन डार्क होता है, काला होता है। धूप में जितना ज़्यादा आप रहिएगा आपके शरीर में मेलानिन बनेगा, तो मेलानिन बनने के कारण स्किन का रंग डाउन होते चला जाता है, काला होते चला जाता है आदमी। बहुत सारे क्रीम भी आते हैं जिसमें एंटी मेलानिन पिगमेंट लिखा हुआ रहता है, यानी वो आपके मेलानिन पिगमेंट को शरीर से घटाएगा तो आपको वो गोरा करेगा। तो उस तरह के बहुत सारे क्रीम भी आते हैं। तो यहाँ वर्णी लवक को यदि देखें तो कुछ मुख्य जो अभी तक नीट में क्वेश्चन बना है वो 2 हम यहाँ लिखा दिए हैं। बाकी एक सीरीज हम आपको ऑफलाइन क्लास में भी प्रोवाइड करेंगे, ऑनलाइन भी दे सकते हैं। यदि बीच में देखेंगे मौका मिला तो हम एक सीरीज ही दे देंगे किस में कौन सा वर्णक काम करता है। तो जैसे फिलोप्लास्ट और फिर रेडोप्लास्ट 2 यहाँ बताएं, नीट में ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ 2 वर्णक हम आपको बता दिए हैं। फियोप्लास्ट की बात करें तो ये भूरे रंग प्रदान करते हैं, यानी फाइकोजेंथीन वर्णक यहाँ पाए जाते हैं। पिगमेंट का क्या नाम है, फ्यूकोजेंथीन। फ्यूकोजेंथीन के कारण भूरा रंग प्रदान करते हैं, जो किस में पाया जाता है, भूरा शैवाल में पाया जाता है। तो जब हम शैवाल पढ़ाए हैं उसमें भी आपको बताए हुए हैं कि शैवाल कौन से किस वर्णक के कारण कैसा रंग होता है। रेडोप्लास्ट की यदि बात करें तो रेडोप्लास्ट क्या करेगा, लाल रंग प्रोवाइड करता है, जिसमें आर फाइकोएरिथ्रिन और आर फाइकोसाइनिन 2 तरह के वर्णक पाए जाते हैं जिनके कारण लाल शैवाल होते हैं। इसमें लाल शैवाल में भी हम लोग पढ़े हुए थे, जहरीला शैवाल होता है। लाल शैवाल जो होते हैं इसमें टॉक्सिन छोड़ते हैं, जो भी जीव जाते हैं वहाँ जाके मर जाते हैं। तो ये सारे हम लोग रेडोफाइसी को पढ़े थे।
तो यहाँ दो तरह के बताए हुए हैं, फियोप्लास्ट और रेडोप्लास्ट। जो वर्णक हैं तो वर्णक सिर्फ आपको पूछा जाए तो आपको यही बताना है कि वर्णक क्या करते हैं। तो वर्णक रंग प्रदान करते हैं, चाहे वो फूल हो, चाहे वो बीज हो, चाहे वो कुछ भी पार्ट हो उसका, मतलब फूल बीज फल जो भी हो, उसमें रंग प्रोवाइड करता है कौन, तो वर्णी लवक। अब आते हैं हरित लवक, मोस्ट वीवीआई। हरित लवक श्योर रहिए आपको एग्जाम में भी पूछा जाएगा। हरित लवक क्या है, तो सबसे पहले इनमें हमको देखना है कि साइंटिस्ट पूछा जाता है, किस साइंटिस्ट ने इसका खोज किया है। तो सिम्पर, किसने खोज किया, सिम्पर साहब ने। आपको एकदम याद रखना है कि कभी भी पूछे हरित लवण का खोज किसने किया या क्लोरोप्लास्ट का खोज किसने किया, तो आपको बताना है सिम्पर साहब ने। सिम्पर की यदि बात करें तो सिम्पर ऐसे याद रखेंगे कि हरित लवक क्या होते हैं, सब सिम्पर साहब हैं। सिम्पर यदि देखें तो सिम्पर याद हो जाएगा। तो कुछ अपने मन में एक स्टोरी बना लेंगे ना, तो जल्दी हम भूलेंगे नहीं चीज़ों को। आप खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं। बहुत सारे टीचर होते हैं कहते हैं ट्रिक से हम आपको पढ़ाते हैं, ऐसा कुछ नहीं, आप खुद भी ट्रिक जनरेट कर सकते हैं। बेसिक चीज़ों को आपको जानना है, समझना है, चीज़ों को समझ लीजिएगा तो आप खुद ही जादूगर हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम आपको कुछ बता दें ट्रिक तो वही होता है, आप खुद से भी ट्रिक बना सकते हैं। एक स्टोरी रखना रहता है मन में, कुछ भी स्टोरी रख के हम चीज़ों को याद रख सकते हैं। बेसिक फैक्ट को समझना है, बुक को समझना है, जो भी प्रॉपर वर्क करना है हमको बुक पे करना है। आगे यदि देखें तो हरित लवक, हरित लवक की बात करें तो ये हरे रंग के होते हैं। हरे रंग के होते हैं किसके कारण, तो इसमें भी एक वर्णक पाए जाते हैं, क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं, जिनकी वजह से इनका रंग हरा होता है। वो भी हम लिखे हुए हैं, आपको आगे बता देंगे। मोस्ट वीवीआई सवाल पूछा जाता है, इसे कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। तो पूछा जाता है कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है, तो हम लोग क्या बताएंगे, हरित लवक को जो है कोशिका का रसोई घर कहा जाता है, जिसे क्लोरोप्लास्ट के नाम से हम लोग जानते हैं। किचन हाउस ऑफ द सेल, किचन हाउस ऑफ द सेल से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो किसको बोलेंगे हम, क्लोरोफिल को बोलेंगे, हरित लवण को बोलेंगे। क्लोरोप्लास्ट बोल सकते हैं, क्लोरोफिल भी आंसर सही है, क्योंकि वो क्या है, वर्णक हैं, और क्लोरोप्लास्ट तो मेन पार्ट है ही। चीज़ों को समझना है आपको। आगे यदि देखिए तो यहाँ बताए जाते हैं, यह पत्तियों में पर्ण मध्यक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। मध्योतक की यदि बात करें तो इसे बताया जाता है मीजोफिल सेल्स में पाए जाते हैं, यानी मध्य में पाए जाते हैं। यानी यदि हम बात करें पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छिद्र को देखें तो छिद्र ये स्टोमाटा से घिरे हुए होते हैं। स्टोमाटा सीम के दाने के शेप में रहते हैं, इस तरह से लॉक रहते हैं। स्टोमाटा में यहाँ पे छोटे छोटे पार्ट में ये क्या रहते हैं, क्लोरोफिल प्रेजेंट रहते हैं। तो इसी को बताया जाता है ये मध्य भाग में जो होते हैं ये प्रेजेंट रहते हैं। तो यदि देखें यहाँ तो क्लोरोफिल, जिसे कि हम क्लोरोफिल इंग्लिश का हिंदी नाम यहाँ लिखे हुए हैं, इसे ही पर्णहरित भी बोला जाता है, पर्णहरिम भी बोल सकते हैं। वर्णक होते हैं जो हरा रंग प्रदान करता है। तो पूछा जाता है पत्तियों का हरा रंग किसकी वजह से होता है, तो क्या बताइएगा, क्लोरोफिल की वजह से होते हैं, या पर्णहरित की वजह से होते हैं, या पर्णहरिम की वजह से पत्तियों का रंग कैसा रहता है, हरा रहता है। आगे यदि देखें तो फिर आपको डायग्राम है, डायग्राम को एकदम अच्छे से डिटेल से आपको समझना है। और जो भी स्टूडेंट हमसे जुड़े हुए हैं उनको होमवर्क है कि आप हमको ये डायग्राम आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से, या डायग्राम आपको देख के बना के हमको व्हाट्सअप करना है। मेरा व्हाट्सअप नंबर भी इसी में दिया हुआ है, हम आगे आपको बता देंगे व्हाट्सअप नंबर क्या है, आपको मेरे व्हाट्सअप पे सेंड करना है। तो आज होमवर्क भी आपको हम कुछ दे रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, कि आप रूम पे डायग्राम बना के सारा पार्ट, जो लेबलिंग डायग्राम है, नाम देखिए किस तरह से लिखे हुए हैं दोनों साइड में, तो आपको एक लेबलिंग डायग्राम बना के आपको मेरे व्हाट्सएप पे सेंड करना है। सिंपल डायग्राम यदि आपको याद हो गया तो बायो में नोट्स आपको याद हो गया। तो डायग्राम मोस्ट वीवीआई है, आपको याद रखना है। डायग्राम में यदि हम बात करें तो सबसे पहले देखने से भी हमको पता चलता है कि जो क्लोरोप्लास्ट है ये क्या है, कि डबल मेम्ब्रेन पाया जा रहा है, कि दो मेम्ब्रेन हमको नज़र आ रहा है। तो दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो गैपिंग है इनको हम किस नाम से जान सकते हैं, तो यहाँ देखिए लिखा गया है पेरीप्लास्टिडियल स्पेस के नाम से जानेंगे, पेरीप्लास्टिडियल स्पेस के नाम से जानेंगे। ये दो स्पेस बीच में दिख रहा है आपको। आगे यदि देखें तो इसमें क्या है कि द्विकुंडलित गोलाकार डीएनए पाया जाता है, डीएनए भी दिखा पा रहे हैं। फिर देखिए ग्रेना, छोटे छोटे जो यहाँ थैलेकॉइड्स होते हैं, यानी ये छोटे से सिक्के आपको जो दिख रहे हैं इसी को थैलेकॉइड्स बोलेंगे। थैलेकॉइड्स जब सारे एक समूह में जमा होते हैं तो उसे ही हम लोग जो है ग्रेना के नाम से जानते हैं। और फिर सिंगल, यहाँ देखिए छोटे छोटे आपको जो हैं राइबोसोम नज़र आ रहे हैं।
तो राइबोसोम की यदि बात करें तो राइबोसोम किस टाइप के रहते हैं, तो 70S राइबोसोम या आरएनए बोल सकते हैं, आरएनए यहाँ प्रेजेंट रहते हैं। फिर दो ग्रेना को अटैच करने वाले बीच वाले लाइन को हम लोग किस नाम से जानेंगे, ये जो लाइन है इसको हम लोग एस्ट्रोमा लेमिली के नाम से जानते हैं। तो एस्ट्रोमा ही लिखा जाता है हिंदी में भी, क्योंकि एस्ट्रोमा का हिंदी होता है पीठिका, जो कि आज तक पूछा ही नहीं गया है। सिर्फ हिंदी जान लीजिए, पीठिका होता है, लेकिन कहीं भी पीठिका लिखा हुआ आपको नहीं मिलेगा। वहाँ इंग्लिश का ही हिंदी लिख के देता है एस्ट्रोमा। तो एस्ट्रोमा आपको याद रखना है कि एस्ट्रोमा पूरे अंदर के जितने भी मैट्रिक्स हैं सभी को एस्ट्रोमा बोलेंगे, और ये जो सारे जमा हैं सिक्के इनको हम लोग किस नाम से जानेंगे, ग्रेना के नाम से जानेंगे। और सिंपल सिक्कों का ये छोटा छोटा पार्ट है इसे हम लोग थैलेकॉइड्स के नाम से जानेंगे। यदि आगे देखें तो आगे इसके ऊपरी सतह पर क्या पाए जाते हैं, तो क्लोरोफिल पाए जाते हैं, जिसको कि हम यहाँ लिखे हैं थैलेकॉइड्स के परत पर वर्णक पाए जाते हैं। वर्णक यानी पिगमेंट पाए जाते हैं, कौन, पर्णहरिम। पर्णहरिम किसको बोलेंगे, तुरंत बताए हुए हैं, क्लोरोफिल को जो होते हैं हम लोग पर्णहरिम के नाम से जानते हैं। तो ये डायग्राम आपको समझना है, यूजेस समझना है कि आपसे पूछा भी जाएगा कि जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं यानी हरित लवक होते हैं, हरित लवक में अपना खुद का डीएनए, गोलाकार डीएनए पाया जाता है, जिसे द्विकुंडलित गोलाकार डीएनए बोलेंगे। देखिए सिंगल डीएनए प्रेजेंट है यहाँ। उसके बाद ये डबल मेम्ब्रेन यानी दो मेम्ब्रेन के पाए जाते हैं, तो मेम्ब्रेन के बीच के खाली स्थान को प्रीप्लास्टिक स्पेस के नाम से मतलब इसे प्रीप्लास्टिडियल स्पेस के नाम से हम लोग जानेंगे। और ग्रेना पूछा जाता है, तो ग्रेना में अक्सर क्या होते हैं कि यहाँ लाइट रिएक्शन होता है, कि जब सूर्य का रोशनी उपस्थित रहेगा तब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होते हैं, तो ये ग्रेना के अंदर होते हैं, ग्रेना के अंदर होते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। और जब सूर्य की रोशनी अनुपस्थित होते हैं तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में होगा, तो ये एस्ट्रोमा में होते हैं। तो दोनों आपको याद रखना है, एस्ट्रोमा और ग्रेना दोनों मोस्ट VVI हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से भी रिलेटेड आइए हम लोग जानते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किसको बोलेंगे। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया वह प्रक्रिया होते हैं जिसमें पौधे अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करके ही पौधे क्या करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं। तो भोजन बनाने की प्रक्रिया में ऑक्सीजन मुक्त होता है। बाकी यदि श्वसन आपसे पूछा जाए तो श्वसन में आपको क्या बताना है, जितने भी पादप रहें या चाहे जितने भी जंतु रहें सभी का श्वसन क्या होता है, समान होते हैं, कि वो ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। लेकिन बहुत बच्चे होते हैं जिनको ये बात हजम नहीं होते हैं, कि अब बचपन से ही कॉन्सेप्ट गलत पढ़ते आते हैं, पढ़ते कि उनको स्पष्ट ये आज तक कोई नहीं करके बताए हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है ये भोजन बनाने की प्रक्रिया है। तो भोजन बनाने की प्रक्रिया में पौधे ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं। तो श्वसन की क्रिया में हमेशा पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ही मुक्त करते हैं। तो श्वसन जब भी पूछा जाए तो आज से आपको बताना है, श्वसन की प्रक्रिया समान प्रक्रिया होती है, चाहे वो जंतु हो चाहे वो पादप हो, वो ऑक्सीजन को ग्रहण करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। इसीलिए रात के समय पौधों के नीचे सोने से मना किया जाता है, क्योंकि दिन के समय ही सिर्फ और सिर्फ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूछा भी जाता है, 4 ऑप्शन रहेगा आपको कि दिन में होती है, रात में होती है, दिन रात दोनों में होती है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको दिन ही वहाँ टिक करना है, क्योंकि जो एस्ट्रोमा होते हैं ना, एस्ट्रोमा में कुछ अपवाद पौधे हैं, जैसे पीपल हो गया, तुलसी हो गया, ये सब में रात के समय भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। तो अपवाद दे के पूछा जाएगा तब ना आप दिन रात टिक कीजिएगा, वहाँ सिर्फ और सिर्फ प्रकाश संश्लेषण पूछा जाता है, तो एक्सेप्शन तो है नहीं। तो वैसे कंडीशन में आपको हमेशा क्या टिक करना है कि दिन में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी सुबह के समय होता है, जब लाल रंग प्रकाश रहेगा तो सबसे तीव्र गति से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। नहीं के बराबर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे रंग के प्रकाश में नहीं होता है, और सबसे कम बैगनी रंग के प्रकाश में जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कम होती है। तो ये सब भी ऑब्जेक्टिव सवाल बनता है। तो जब प्रकाश संश्लेषण हम आपको बताएंगे तो वहाँ काफ़ी एक्सप्लेन करेंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ आपको हम हरित लवक बता रहे थे। तो हरित लवक में हम लोगों ने एक वर्णक को समझा। वर्णक क्या है, तो क्लोरोफिल, जिसकी वजह से पत्तियों का रंग कैसा रहता है, हरा रहता है। तो क्लोरोफिल का डायग्राम हम लोग देख पाए, किस तरह का डायग्राम पाया जाता है। तो आशा और उम्मीद है आप जरूर डायग्राम बना के हमको सेंड कीजिएगा। और इससे जुड़े हुए सवाल को हम लोग देखते हैं। इससे जुड़े सवाल ये है कि हरित लवक क्लोरोप्लास्ट की यदि बात करें तो ये क्या रहते हैं,
अर्धस्वायत्तीय कोशिकांग होते हैं। अर्धस्वायत्तीय की बात करें तो इसे सेमी ऑटोनोमस बोला जाता है। सेमी ऑटोनोमस मतलब होता है जो किसी से भी मदद नहीं लेता है, अपना खुद का ही सब डिपार्टमेंट इसके पास है, यानी पर्सनल इनके पास अपना डीएनए हो ही गया तो ये काहे किसी से मदद लेगा। तो ऐसे कंडीशन में हम याद रखेंगे कि इसे सेमी ऑटोनोमस बोला गया है कि ये अर्ध स्वायत्तीय कोशिकांग होते हैं। कौन सा? तो क्लोरोप्लास्ट, जिसे हरित लवक बोलेंगे। कार्य की बात करें तो कार्य इनका क्या रहता है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करना। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया समझ जाइए, फार्मूला आप याद रखिए। लगभग पटना टीचिंग सेंटर के सारे बच्चों को फार्मूला याद है। आप भी यदि मेरा वीडियो देख रहे हैं तो श्योर आप भी याद रखिए कि 6CO2 प्लस H2O यानी कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से पत्तियां ग्रहण करते हैं। पत्तियों में स्टोमाटा जो रहते हैं वो डिफ्यूजन प्रोसेस द्वारा, जिसे कि हम विसरण बोल सकते हैं, विसरण प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और आसवन प्रक्रिया द्वारा जल क्या करते हैं? तो पानी को अवशोषित करके ऑस्मोसिस प्रोसेस द्वारा पानी को अवशोषित करके रूट हेयर जो रहते हैं वो लाते हैं कहाँ तक? पत्तियों तक। और पत्तियों में सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल रहते हैं, जिसकी वजह से पत्तियों का रंग हरा रहता है, जिसे पर्णहरिम बोला गया है। और ये क्या करेंगे? ग्लूकोज यानी ऊर्जा, एनर्जी बनाएगा C6H12O6 और साथ में ऑक्सीजन को रिलीज करेगा। तो यही प्रोसेस क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण। तो इक्वेशन को बैलेंस करके लिखना है, तो बैलेंस करने में हमको क्या करना है? सब में 6 लगा देना, सिर्फ ग्लूकोज को छोड़ के सभी में 6 लगा देना है। कि कार्बन डाइऑक्साइड का जरूरत पड़ा, वाटर का जरूरत पड़ा, सूर्य की रोशनी का जरूरत पड़ा, पूर्णहरित यानी क्लोरोफिल का जरूरत पड़ा, बनाया क्या? ग्लूकोज, और रिलीज क्या किया? उत्सर्जित क्या किया? तो ऑक्सीजन को उत्सर्जित किया। तो पूछा भी जाता है प्रकाश संश्लेषण में निम्नलिखित में से किसकी जरूरत नहीं होती है? तो वहाँ जो है आपको ऑक्सीजन को टिक करना है कि लगभग ऑक्सीजन ही अभी तक आंसर रहा है। तो ऑक्सीजन का जरूरत नहीं होता, ये ऑक्सीजन खुद बनाता है। आगे यदि देखिए तो फिर आ जाता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज से बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ बन के आते हैं। सबसे पहले इनका खोज किसने किया? तो कालिदास, आपको याद रखना है हम तो कालिदास ही याद रखे हैं, जिसे कि कालिकड़ बोल सकते हैं। कालिकड़ ने सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया का डिस्कवर किया। और फिर आ जाते हैं फ्लेमिंग और अल्टमान। बहुत सारे बुक में अल्टमान भी दिया गया है। कंपटीशन लेवल का यदि आप बुक पढ़िएगा तो डायरेक्ट दिया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया का डिस्कवर अल्टमान ने किया। जी नहीं, ऐसा नहीं है, लूसेंट के बुक में भी ये चीज़ गलत दिया गया है, अल्टमान नहीं होगा वहाँ। कलिकल डिस्कवर किए थे। फ्लेमिंग और अल्टमान ने क्या किया? इसे बायोप्लास्ट नाम दिया। बायोप्लास्ट नाम किसने दिया? तो फ्लेमिंग और अल्टमान साहब ने बायोप्लास्ट नाम दिए। बायोप्लास्ट के बाद पूछा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया? तो बेंडा साहब, आपको याद रखना है कि जो बेंडा थे, सी बेंडा के नाम से हम लोग जानेंगे, सी बेंडा साहब ने इनका नाम माइटोकॉन्ड्रिया दिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया नाम बेंडा, खोज किसने किया? कालिदास, कलिकड़ ने। और फ्लेमिंग और अल्टमान ने क्या किए? तो इसे बायोप्लास्ट कह के उन्होंने सबसे पहले पुकारा। आगे यदि देखिए तो ये कहाँ पाए जाएंगे? तो जो भी आपके हरित लवक रहे, क्लोरोप्लास्ट रहे या माइटोकॉन्ड्रिया रहे, किसमें पाए जाएंगे? जब सेल यूकेरियोटिक हो। प्रोकैरियोटिक में तो दोनों के दोनों एब्सेंट रहेंगे, अनडेवलप्ड सेल होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल, यूकेरियोटिक को भी आपको एक्सप्लेन किए हैं, ऑफलाइन क्लास में किए हैं, ऑनलाइन नहीं किए, क्योंकि वो 9th का टॉपिक है। थोड़ा यहाँ भी है आपको, तो यहाँ भी आसानी से हम बता पाएंगे। तो ऑनलाइन क्लास में भी हम कुछ दिनों में प्रोकैरियोटिक यूकेरियोटिक के डिफरेंसेस को हम डायग्राम से आपको जरूर बता देंगे कि क्या क्या मतलब डिफरेंसेस रहते हैं। तो यूकेरियोटिक सेल पूरी तरह से डेवलप रहते हैं, तो इसमें आपको माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों पाए जाएंगे। तो ये पाए जाते हैं। यूकेरियोटिक कोशिका में इसकी संख्या कितनी होती है? तो ये 40 से 50 होते हैं। तो नीट में इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यूकेरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का संख्या कितना रहता है। मान लिए कोई ये सेल है न्यूक्लियस है, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया कितने रहेंगे? ये 40 से 50 की संख्या माइटोकॉन्ड्रिया हो सकते हैं। आगे यदि देखें तो अधिकतर देखिए सर्वाधिक जो होते हैं यकृत कोशिका, लीवर के कोशिका में सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ये लगभग जो है आपको 300 से 400 के लगभग में ये पाए जाते हैं। कि 300 से 400 नोट कर लेंगे हम लोग, ये लिखना भूल गए हम। लगभग 300 से 400 कोशिका जो होते हैं यकृत के माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। इसे कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। मोस्ट वीवीआई, किचन हाउस ऑफ सेल किसको कहेंगे? क्लोरोप्लास्ट। पावर हाउस ऑफ द सेल किसको बोलेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया। एकदम रट जाना है, रट जाना क्या, समझ भी रहे हैं चीज़ों को, क्यों कह रहे हैं तो समझना भी है ना। भोजन बना रहा है तो किचन हाउस, ये क्या करेगा? जब हम सांस लेंगे तो हमें एनर्जी देगा, तो एनर्जी जब दे रहा है तो इसे क्या बोलेंगे? पावर हाउस। पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया को बोलेंगे।
किचन हाउस ऑफ द सेल किसको बोलेंगे, तो ये क्लोरोप्लास्ट को बोलेंगे। तो दोनों आपको याद रखना है कि दोनों वीवीआई है, लगातार पूछे भी जाते हैं। कोई ऐसे भी आपसे यदि एजुकेटेड फैमिली से आप जुड़े हुए हैं, कोई फैमिली मेम्बर मिलेगा ऐसे भी पूछ देगा आपसे किचन हाउस ऑफ सेल, तो आपको बताना है वहाँ क्लोरोप्लास्ट। पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया, एकदम याद रखना है सबको, मतलब जवान पे देखना नहीं पड़े, एक बार में हम जवाब देते हैं। तो पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये हमारे शरीर में एनर्जी, ऊर्जा को उत्पन्न करते हैं। तो लीजिए दूसरा डायग्राम भी आपको होमवर्क है कि आज के क्लास का दोनों डायग्राम आपके लिए वीवीआई है, इसे भी आप अपने रूम पर बना ही लीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से, या देख के भी आप बना सकते हैं कि अब आइए डायग्राम को हम समझते हैं, डायग्राम में क्या है। तो जब दोनों दो मेम्ब्रेन के बने हुए हैं, यानी एक मेम्ब्रेन सिंगल मेम्ब्रेन के तो ये है नहीं, डबल मेम्ब्रेन के हैं, तो डबल मेम्ब्रेन में एक देखिए यहाँ आउटर मेम्ब्रेन पाया जा रहा है और यहाँ देखिए इनर मेम्ब्रेन हम लिखे हुए हैं। तो आउटर इनर दोनों मेम्ब्रेन को हम लोग देख पा रहे हैं। दोनों के बीच के खाली स्थान को हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसे हम लोग बोल सकते हैं पेरेंटोकार्डियल स्पेस। तो पेरेंटोकार्डियल स्पेस की बात करें तो पेरेंटोकार्डियल स्पेस जो होते हैं किस में पाए जाते हैं, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। आगे यदि देखिए तो आपको फिंगर लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, तो इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, इसे क्रिस्टी बोला जाता है। देखिए यहाँ फिंगर की तरह दिख रहा है, फिंगर की तरह दिख रहा है, इसे हम क्रिस्टी के नाम से जानेंगे। और इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पर यदि हम देखें तो यहाँ क्या पाए जाते हैं, आपको ऑक्सीजोम, ऑक्सीसोम पढ़ा जाता है हिंदी में, ऑक्सीसोम, या इसी को एफकन के नाम से हम लोग जानते हैं इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को। तो यही क्या करते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को ग्रहण करके ये एनर्जी हमारे शरीर के अंदर बनाते हैं। तो क्रिस्टल के अंदर एफकन पाए जाएंगे जिसे ऑक्सीसोम बोलेंगे। और यदि बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो लिक्विड फॉर्म पाए जाते हैं उसे क्या बोलेंगे हम लोग, उसे मैट्रिक्स बोलेंगे, कि उनके अंदर मैट्रिक्स पाया जाता है। और क्या क्या माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रहेगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर देखिए एक चक्रीय डीएनए पाया जाता है, राइबोसोम 72 तरह के पाए जाते हैं, एक 70S और एक 80S। तो 70S प्रकार के प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। तो यहाँ भी क्या रहेंगे, पूछे भी जाते हैं कि कोशिका के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल कौन, मतलब कोशिका के अंदर जो होते हैं सेल के अंदर सेल कौन सा होते हैं, तो यहाँ सेल में हम लोग पढ़ेंगे 17S टाइप के जो होते हैं कोशिका पाए जाते हैं, किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में। राइबोसोम पाए जाते हैं, आरएनए की यदि हम बात करें, फिर आरएनए भी इसमें पाए जाते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। तो कौन कौन से पार्ट हैं, पार्ट का नाम सारा आपको याद रखना है, डायग्राम श्योर याद रखना है। माइटोकॉन्ड्रिया पूछे तो डायग्राम याद रखना है, और इसके मैट्रिक्स के अंदर जितने ये क्रिस्टल बने रहेंगे उतना ज़्यादा ये क्या करेंगे, एनर्जी को बनाएंगे। तो जितना कॉइल इसका घुमा हुआ रहता है उतना ज़्यादा ये एनर्जी को बनाता है। और एनर्जी को भी किस फॉर्म में बनाते हैं ये, तो एनर्जी को ये बनाते हैं एटीपी फॉर्म में। तो सिंपल यहाँ समझना है आपको कि जो डायग्राम है, क्रिस्टल आपको याद रखना है, मैट्रिक्स याद रखना है, और क्रिस्टल के ऊपर, मतलब पूरे डायग्राम में इस तरह के क्रिस्टल के ऊपर जो होते हैं, हम सिर्फ एक में ही बनाए हुए हैं कि ये जो होते हैं आपके ऑक्सीसोम ये पाए जाते हैं। ऑक्सीसोम पूरे क्रिस्टल के ऊपर पे ये पाए जाएंगे, जितने भी क्रिस्टल आपको दिख रहे हैं। तो आप अपने बुक से भी एक बार डायग्राम को देख लीजिएगा, डायग्राम जहाँ से इजी लगे आपको डायग्राम बना लेना है। और डायग्राम के बाद यदि हम बात करें तो डायग्राम के बाद आपका आ जाता है कि इसमें देखिए इसे भी स्वशातीय कोशिकांग बोला जाता है। तो स्वशातीय इसे सेमी ऑटोनोमस बोला जाता है, सेमी ऑटोनोमस यानी इसमें भी खुद का पर्सनल अपना डीएनए वगैरह पाए जाते हैं, तो इसे स्वशातीय या सेमी ऑटोनोमस के नाम से हम लोग जानते हैं। तो सिंपल पटना टीचिंग सेंटर, जहाँ पे आपको नीट और जेई का कंप्लीट सिलेबस पढ़ाया जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक भी हम सॉल्व करवाते हैं। यही मेरा व्हाट्सअप नंबर है, तो आप लोग यदि डायग्राम बनाइए तो डायग्राम को श्योर मेरे व्हाट्सअप नंबर पे सेंड कीजिए, और मैं आपसे ज़रूर ये उम्मीद करूँगा कि आप सक्सेस हों अपने लाइफ में, और जहाँ तक हो सके मैं आपका मदद करूँगा। आपको एज ए डॉक्टर देखना है हमको, कि आप एक डॉक्टर बने और सफलता पटना टीचिंग सेंटर के नाम हो। आगे यदि देखें तो बताया जाता है कि इनके मैट्रिक्स में क्या क्या पाया जाएगा, तो प्रोटीन पाया जाता है जिसमें 65% प्रोटीन पाए जाते हैं। ग्लिसरॉल जिसे ग्लिसराइड के नाम से लिखा गया है 29% पाए जाते हैं। उसके बाद लेसिथिन और सिफेलिन जो होते हैं 4% पाए जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल 2% पाए जाते हैं, तो कोलेस्ट्रॉल भी आप लोग जानते हैं। तो ये सारे मैट्रिक्स
में भी क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको भी ध्यान में रखना है कि इन सब चीज़ों से मिलकर सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, तो प्रोटीन पाया जाता है मैट्रिक्स के अंदर, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य पूछा जाता है, तो कार्य क्या रहता है, श्वसन में ये ऊर्जा प्रदान करते हैं, कि श्वसन जब हम लोग सांस लेते हैं तो सांस लेने में ये हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा को बनाते हैं, और ऊर्जा का वाहक हम लोग किसे बोलेंगे, तो ऊर्जा का वाहक जो होते हैं हम लोग एटीपी को बोलते हैं। एटीपी का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, आपको श्योर याद रखना है। एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट आपको याद रखना है। इसे ऊर्जा का वाहक कहा जाता है, जो कि हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा को बनाते हैं। फिर देखिए नोट्स में इस तरह के भी सवाल दिखेंगे कि हरित लवण तथा माइटोकॉन्ड्रिया में अपना डीएनए पाया जाता है, तो नीट में ये क्वेश्चन अभी तक 3 बार पूछा जा चुका है कि किसमें अपना खुद का डीएनए पाया जाता है, तो अपना खुद का डीएनए ऑन डीएनए किसके पास है, क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक और फिर माइटोकॉन्ड्रिया में। 2 और फुल फॉर्म आपको साथ साथ याद करवाते चलते हैं लास्ट में, कि एक डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड के नाम से हम लोग जानते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो दोनों आप याद करके रखिए, आगे न्यूक्लियस पढ़ाएंगे तो उसमें डीएनए भी आपको बताएंगे, आरएनए भी बताएंगे, और सारी चीज़ों को हम काफ़ी एक्सप्लेन करेंगे। तो आशा और उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से लाभ हो रहा होगा, आगे भी आपको सीरीज प्रोवाइड करते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।